गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग बहुत ही बेसिक चैप्टर करने जा रहे हैं टेंस, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स तो ग्रामर में मैंने पढ़ा चुका है, लेकिन मैंने कहा था कि बेसिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आज मैं टेंस चैप्टर एकदम ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। ये वैसे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू जुड़े होंगे और उनका ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि चलिए आप टेंस से शुरू कर रहे हैं। टेंस आप पढ़ लीजिए, बहुत सारा चीज़ आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले बेसिक तो ज़रूर से इम्प्रूव हो जाना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का जो बेस होता है वो होता है टेंस, और हम लोग आज वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ को पूरे एंड तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ सके। बेसिकली आज टेंस में हम लोग सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स जो रूल्स होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। आज टॉपिक है हम लोग का टेंस। डिफिनीशन है, टेंस शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। टेंस का काम क्या होता है? तो वो किसी भी काम के समय को बताता है। समय मतलब शुरुआती समय को, कि कोई काम कब शुरू हुआ, और डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस मतलब है कि कब वो समाप्त हुआ। तो काम शुरू होने और समाप्त होने के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेंस का 3 काइंड होता है। प्रेजेंट, पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब ये जो 4 सब पार्ट होता है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का 4 सब पार्ट होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तीसरे को परफेक्ट और चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वापस। सबसे पहले आपको आज पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो पहचान क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है? तो पहचान होता है कि सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, जो भी वर्ब होगा उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह लगा रहेगा। जैसे वह पढ़ता है, मैं सोता हूँ, हम लोग बाजार जाते हैं। तो ये जो ता है, ती है, ते है, ता हूँ वाक्य के लास्ट में लगा हो तो आपको समझ लेना होता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूज़, कि हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो यूज़ बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 5 की पॉइंट्स है। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आता है वो इसी 5 से रिलेटेड होता है, तो इसको आप समझ लें। सबसे पहला यूज़ हम कहाँ करेंगे? टू एक्सप्रेस एवरीडे एक्टिविटी। डेली रूटीन का कोई भी पार्ट हो, एवरीडे एक्टिविटी का कोई भी पार्ट हो, वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए, जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ कि मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। तो ये किसी भी आदमी का या तो प्रेजेंट एक्टिविटी एवरीडे एक्टिविटी हो गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मैं 4 बजे पढ़ने जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डेली रूटीन का एक पार्ट हो गया। तो डेली रूटीन बताना हो या एवरीडे एक्टिविटी को एक्सप्रेस करना हो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है यूज टू एक्सप्रेस नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके स्वभाव को बताना हो तो भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया, ही हेट्स द पुअर, वह गरीबों से नफरत करता है। तो यह किसी आदमी के स्वभाव को बता रहा है। तो किसी के स्वभाव को बताना हो तो भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस या एक्सप्रेशन हो तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है। जैसे एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। कॉमन सा एक एग्जाम्पल दिया गया जो आपको पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस प्री शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। वैसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होना है लेकिन उसको पहले से ही तय कर दिया जाए समय के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल है, द PM अराइव्स इन अयोध्या ऑन 5 अगस्त। मतलब प्रधानमंत्री अयोध्या 5 अगस्त को आएंगे, यह है फ्यूचर में, लेकिन 5 तारीख को तय कर दिया गया उनका शेड्यूल वहाँ आने का। तो ये सेंटेंस किससे बनेगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। लास्ट एक रूल बताया गया टू एक्सप्रेस कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त। अगर शर्त वाला सेंटेंस हो तो उसे भी हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है,
इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ आई शैल पार्डन यू, हिंदी क्या होगा, यदि आप सच बोलेंगे तो मैं आपको माफ़ करूँगा। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, शर्त आ गया। शर्त क्या हुआ, सच बोलेंगे तो माफ़ करूँगा। तो जब सेंटेंस में शर्त का सेंस आ जाए तो भी हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ये रूल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कंडीशनल क्लॉज के फॉर्म में इसको आपको मैं पढ़ाऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे रूल। अब आता है कुछ रूल्स कि इस टेंस का रूल क्या होता है। तो पहला रूल है विद द सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहने का मतलब ही सी इट या सिंगुलर नाउन। ये जो सब्जेक्ट लिखा गया ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हम V5 यूज करते हैं। V5 वर्ब का फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब मेरा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में इन सभी के साथ V5 का यूज करेंगे। और जब मेरा सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज। दूसरा रूल है विद द सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लूरल नाउन। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो इनके साथ V1 यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में और डू का यूज करना है निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे एक रूल बताया गया है कि V1 में जैसे ही हम S या ES को ऐड करते हैं मेरा वर्ब क्या होता है, V5 में चेंज हो जाता है और ये हो जाता है मेरा सिंगुलर वर्ब। ये बहुत ही काम का चीज़ है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है मेरा इसी के नीचे V1। अगर V1 कहीं लिखा हो तो समझ लेना वो प्लूरल वर्ब होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए आपको पहले बताया गया। चलिए अब यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव, इंटरोगेटिव और स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल है वह फुटबॉल खेलता है, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही चूँकि सिंगुलर है तो हमें वर्ब क्या यूज करना है, V5 फॉर्म। तो खेलना का V5 यूज किया प्लेज और ऑब्जेक्ट आएगा बाद में। तो ऑब्जेक्ट मेरा फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखा गया, ही प्लेज फुटबॉल। निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो वह फुटबॉल नहीं खेलता तो सब्जेक्ट पहले आएगा ही के साथ डज लगाना है चूँकि सिंगुलर वर्ब है। नॉट है तो नॉट लगाया गया, फिर V1 है तो V1 लगाया गया प्ले और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट तो हो गया फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर बोलना हो क्या वो फुटबॉल खेलता है, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो जाए तो पहले डू या डज का यूज करेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज का यूज करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल है वह फुटबॉल खेलता है, तो अगर इसे इंट्रोगेटिव में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्या वो फुटबॉल खेलता है। तो क्या के लिए पहले क्या यूज करेंगे, डज, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था ही, इसीलिए पहले डज यूज किया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आएगा V1 तो हो गया प्ले, फिर ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। लास्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव का, YWH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस में कहाँ, कब, क्यों, कैसे ये लगा दिया जाए, ठीक है, तो सेंटेंस मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। और इसी इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं WH वर्ड, वाई, वाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, विच, हुम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, WH फैमिली। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया वह फुटबॉल क्यों खेलता है, तो सेंटेंस में क्यों आया, तो क्यों के लिए WH वर्ड पहले लिख लिया वाई, फिर आया डू डज, तो यहाँ डज यूज किया गया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ही, तो यहाँ लिखा गया पहले WH था तो WH आया, फिर डू डज में से यूज करना था तो डज लिखा, फिर सब्जेक्ट ही था तो ही लिखा, फिर V1 आएगा तो V1 हो गया मेरा प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, वाई डज ही प्ले फुटबॉल, ये मेरा सेंटेंस बन गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दूसरा सेंटेंस है एक, वह तैरना जानता है। कभी कभी लिखेगा जानता है, कभी कभी लिखेगा सीखता है। तो सीखता अगर लिख ले तो हम लोग सीखने के लिए क्या यूज करेंगे, लर्न वर्ब का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं वापस। वह तैरना जानता है, तो जब सेंटेंस जानता है, जानती है से समाप्त हो और उसके पहले वर्ब में सीखना, तैरना ये दिया रहे, ठीक है, सॉरी, जब सेंटेंस जानता है, जानती है समाप्त हो, उसके पहले वर्ब में ना लगा हो, जैसे तैरना, खेलना, पढ़ना, ठीक है, तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो इस सेंटेंस में हाउ का यूज करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह तैरना जानता है तो वह के लिए सब्जेक्ट हो गया मेरा ही सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाएंगे, नोज,
एस लगाएंगे, जानना का इंग्लिश हो गया B5 में नोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज करना था, हाउ, ठीक है, हाउ लगाएंगे और फिर तैरना, तो तैरना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। जब भी वर्ब में ना लगा हो तो उसको हम लोग 2+V1 फॉर्म में यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर तैरना को टू स्विम लिखा गया। एग्जाम में आपको क्या लिखेगा, ही नोज टू स्विम, जो कि गलत होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए वह तैरना सीखता है, तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, ही लर्न्स हाउ टू स्विम, लर्न या लर्न्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव हो तो डू डज का यूज करेंगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। इंटरोगेटिव हो, क्या वह तैरना जानता है, तो डज ही नो हाउ टू स्विम। ये आपका सेंटेंस हो गया। स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड का यूज कर लेंगे, वाई वाट व्हेन वेयर, तो सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह हंसता रहता है। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इसे हम लोग एक फ्रेज पे बनाते हैं। गो ऑन जो आपको स्ट्रक्चर में लिखा गया है या नहीं, तो इसके जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कीप ऑन, ठीक है। गो ऑन या कीप ऑन का हम लोग यूज करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का, जो ये बताता है कि सेंटेंस में एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया वह के लिए ही के साथ क्या लगाएंगे, गोज, तो गोज लिखा गया। ऑन है तो ऑन लिखा गया। फिर है V4, ठीक है, तो V4 का यूज हो जाएगा पढ़ना का, रीडिंग, ही गोज ऑन रीडिंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग आगे ऐड कर देते हैं। आप इसे ही कीप्स ऑन रीडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा, ठीक है। निगेटिव अगर सेंटेंस बनाना हो तो डू डज के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, फिर गो ऑन लगाएंगे, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा भी गया है, वह पढ़ता नहीं रहता है, तो सेंटेंस क्या बन गया, ही डज नॉट गो ऑन रीडिंग। क्या वह पढ़ता रहता है, तो क्या बनेगा, डज ही गो ऑन रीडिंग। अगेन गो ऑन लिखा हो या कीप ऑन, ठीक है, दोनों ही सही होता है। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर, वह पढ़ता ही रहता है। देखिए इस सेंटेंस में गौर कीजिए, पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या लिखा गया था, वह पढ़ता रहता है, और इसमें क्या ऐड कर दिया गया, ही। तो जब सेंटेंस में ही जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है कि मतलब क्या निकलेगा, वह पढ़ने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं करता है, ये इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नथिंग, फिर बट, और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, वह पढ़ता ही रहता है, तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या आता है, डज, तो डज लिखा गया। फिर आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, नथिंग, तो नथिंग लिखा गया। फिर आगे देखिए लिखा बट, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, बट, ठीक है। और फिर आगे लिखा गया V1, तो पढ़ना का V1 क्या हो गया, रीड, ही डज नथिंग बट रीड। ये हो गया सही सेंटेंस। वह खेलता ही रहता है, तो क्या बनेगा, ही डज नथिंग बट प्ले, ठीक है। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और आज के लिए लास्ट स्ट्रक्चर है, मैं पढ़ता ही तो हूँ। जब सेंटेंस में ही तो का यूज कर दिया जाए, ठीक है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, वह खेलता ही तो है, तुम डांटते ही तो हो, जब भी सेंटेंस में ही तो का यूज कर दिया जाए, ठीक है, तो ये सेंटेंस इम्फेटिक होता है। और इम्फेटिक सेंटेंस होने के कारण जो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में ही, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही क्या करेंगे, डू डज का यूज कर देंगे। जैसे वह के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू, तो लिखा गया डू, और फिर V1 आएगा, तो पढ़ना का हो गया रीड, आई डू रीड। मतलब क्या हो गया, मैं पढ़ता ही तो हूँ। अगर लिखा रहता वह खेलता ही तो है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज प्ले, ठीक है। तो ये हुआ आज के लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सारा का सारा रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें आपको मिलने वाला है कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 7 सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस को 7 तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म करके लिखा जाए। ये आपके बैंक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नोट्स PDF आपको अब हमारे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स, उस पर डाले जाते हैं। आप उससे भी जुड़ सकते हैं हमारे लिंक से, ठीक है, ताकि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स अपडेटेड मिलता रहे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।